हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 क्लास 12 का देखेंगे। दो ध्रुवीय का अंत। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर्स की स्टार्टिंग में आप पहला पेज देखेंगे तो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ये जो पिक्चर है ये है बर्लिन की दीवार। जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर्स मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1940 से लेकर 1980 तक चला था। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला, और उसके बाद 1945 से कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, शीत युद्ध। वो शुरू हुई थी 1945 से लेकर 1991 तक। 1991 में जो सोवियत संघ था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि जो बर्लिन की दीवार का गिरना किसका प्रतीक है, तो वो है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक, क्योंकि 1989 में ये दीवार गिरी और 1990 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध की परिभाषा तो आप सभी जानते ही होंगे, इसके पहले की चैप्टर्स में भी मैंने आपको बताया था। शीत युद्ध का मतलब होता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1945 में ख़त्म हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक की वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो सोवियत संघ और यूएसएसआर के बीच थी उसे शीत युद्ध कहा गया। तो इसकी डेट पूछा जाता कई बार एग्जाम में कि 9 नवंबर 1989 को ये दीवार गिराई गई। इसकी लंबाई थी 150 किलोमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 150 किलोमीटर थी, और ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सोवियत संघ प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली क्या है, जो सोवियत संघ की प्रणाली क्या है। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म जानते होंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यह हम हिंदी में बोल सकते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी। उसके बाद जो सोवियत संघ तब अस्तित्व में आया, मतलब जो 1970 के पहले सोवियत संघ था ही नहीं। ये 15 देश 1970 में जब समाजवादी क्रांति हुई उसके बाद आए। तो ये एक देश क्यों बनना चाहे, ये सब मिलके एक साथ क्यों बनना चाहे। तो यहाँ पे जो 15 बाकी के जो 14 देश थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यूएसएसआर 15 देश थे, जो वो सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज़ थी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और काकेशस 3 कंट्री, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। देन बाल्टिक 3 कंट्रीज़ थी, माल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, और 3 बाल्टिक कंट्रीज़, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनी। तो ये जो 15 कंट्रीज़, ये जो 14 कंट्रीज़ थी, वो रूस से क्यों जुड़ना चाहती थी। तो वो फांसीवाद के शिकार थे और रूस ने उनको फांसीवाद से बचाया था, इसलिए वे यूएसएसआर से जुड़ गए थे। रूस से जुड़कर यूएसएसआर बना। उनकी यूएसएसआर की विचारधारा थी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की जो विचारधारा थी वो थी समाजवादी और साम्यवादी, कम्युनिस्ट विचारधारा की थी। और इसके जो विपरीत में था, दूसरा गुट था, वो था यूएसए, जो था जिसकी विचारधारा थी पूंजीवादी, लोकतंत्र, उदारवादी। पंद्रह गणराज्य आपस में मिलकर सोवियत संघ बनाए, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स जो आप अंडरलाइन करते चले यदि आपके पास बुक हो तो। गोर्बाचेव और सोवियत संघ। तो जो सोवियत संघ के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण था कि जो गोर्बाचेव था उसने सुधार किए थे, बहुत सारे सुधार लाए थे, इससे उसी की पार्टी में उनका विरोध होने लगा था। चलिए हम देखते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जिनमें से हम जो मेन है इम्पोर्टेंट उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली थी जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं, वो कमजोरी के कारण जनता की आकांक्षाएं थी, जो लोगों की आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। कई सालों तक
अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध थी। तो पहला रीज़न हो गया यही कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। और दूसरा था, कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध थी क्योंकि जो अधिकतर पैसा था वो परमाणु बम बनाने में, सैन्य हथियारों में, साजो सामान में खर्च होने लगा था, इसलिए इसका विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। और इतना बड़ा देश था लेकिन एक ही देश का प्रभुत्व था, वो था रशिया, रूस। और उसी की बात सुनी जाती थी, रूस ही को माना जाता था। तो 70 सालों तक सोवियत संघ में, इसका तीसरा रीज़न है इसके विघटन का, कि पूरे 70 सालों तक शासन कर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ में, और ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। इसका चौथा कारण है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। पांचवा कारण है यहाँ भ्रष्टाचार था। और केंद्रीकृत, इतना बड़ा देश की विशालता होने के बावजूद यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण था। ये आप 6th पॉइंट लिख सकते हैं। आम जनता अलग थलग पड़ गई थी उस टाइम। पार्टी के अधिकारियों को ज़्यादा अधिकार थे, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। तो ये आपका 7th रीज़न हो गया। लेकिन फिर भी जो था यूएसएसआर नहीं टूटता है। इन सारी बातों के बावजूद जो सोवियत संघ है उसका विघटन नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना थी जिसके कारण हो गया, वो थी यहाँ राष्ट्र भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा उभरने लगी थी। लोगों में राष्ट्र भावना आने लगी थी, लोग अपने अधिकार चाहते थे जनता के प्रति। उस टाइम जो गोर्बाचेव था उसने जनता को अधिकार दे दिया था कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उसके सुधारों की वजह से लोगों ने अपने अधिकार मांगे और एक अलग देश की मांग करी। सबसे पहले जो सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य थे उनमें सबसे पहले जो मांग की थी वो थी, रूस ने ये घोषित कर दिया था। रूस, बाल्टिक देश के अंदर जो 3 कंट्रीज आती हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ने यह घोषित कर दिया था कि वे तीनों एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो जो यूएसएसआर जो 15 कंट्रीज़ में टूटा, उन कंट्रीज़ को हम देखते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये है काजिकिस्तान, इसके नीचे मिलेगा आपको किर्गिस्तान, यहाँ है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। यहाँ पे हैं ये 3 काकेसस कंट्री, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये जो यहाँ पे आप ये एरिया देख रहे हैं इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियाई पर कंट्रीज़, क्योंकि स्कैंडिनेवियाई पर्वत पर। तो वो 3 कंट्री है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसके फिनलैंड के जो नीचे है तो यहाँ पे है ये यहाँ पे अपन ने 5 कंट्री देखी सेंट्रल एशिया की, देन यहाँ की 3 हो गई 8, और यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस। यहाँ देखिए मालडोवा, यूक्रेन और ये है बेलारूस, मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस। देन इधर पे 3 कंट्रीज़ मिलेंगी, वो हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ बाल्टिक सागर के किनारे हैं, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। तो ये 15 कंट्रीज़ आपने देखी, 5 सेंट्रल एशिया की, 3 काकेसस कंट्रीज़, 3 नो ग्रुप और 3 बाल्टिक कंट्रीज़, और एक है यूएसएसआर। तो ये टोटल हो गए 15। अब हम देखते हैं शॉक थेरेपी। जो शॉक थेरेपी थी वो आघात पहुंचाकर मरहम करने के समान थी। यहाँ इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था उसको पूंजीवादी में बदलना, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसको पूंजीवादी की ओर लेकर जाना। इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था क्योंकि 90% जो उद्योग थे और उनकी कंपनियां उनको बेच दिया, और ये औने पौने दाम में बेची गई थी। उसके अलावा सभी उद्योग को मटिया मेल करने वाला साबित हुआ। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है।
जो ये शॉक थेरेपी थे इसकी परिणाम हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला परिणाम तो ये बहुत बड़ा परिणाम हुआ कि जो 90% उद्योग थे उस टाइम क्या होता था, ज़्यादातर चीज़ें सरकार के अंडर कंट्रोल में थी, सरकार का नियंत्रण होता था। तो उसी प्रकार और इसके अलावा कई सारे इफेक्ट पड़े। थर्ड रीज़न है इसका, जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसका नाटकीय रूप से नाटकीय ढंग से गिरावट आई। और रीज़न है इसका, जो फोर्थ रीज़न है वो सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई थी, खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं थी। यदि आपके पास बुक हो तो आप यहाँ पे पॉइंट भी बना सकते हैं या मार्क भी कर सकते हैं। और जो 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे गिर गया, यानी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। अब हम देखेंगे तनाव और संघर्ष के बारे में। तो रूस के दो गणराज्य थे, वो थे चेचन्या और दागिस्तान में हिंसा अलगाववादी आंदोलन चले। यहाँ पे किनारे में पूछा भी गया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राष्ट्रवाद और अलगाववाद में। आखिर राष्ट्रवाद और अलगाववाद में क्या है, अंतर क्या है यहाँ पे? क्योंकि कई जगह अलगाव, जो लोग इस स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए वह राष्ट्रवाद होता है। और जो लोग, जो देश किसी ये बहुत बड़ा देश है, इससे इतने लोग अलग होने चाहते हैं, तो जो लोग अलग होने चाहते हैं वो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उन्हें अलगाववादी मानते हैं, क्योंकि ये लोग जो अब अपने देश की मांग कर रहे हैं अलग, तो वो खुद को राष्ट्रवादी मानेंगे, लेकिन इन लोगों के लिए वो अलगाववादी हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अलगाववादी यानी दूसरी विचारधारा के रखने वाले, उस राष्ट्र के साथ न रहने वाले। तो रूस के दो गणराज्य जो थे चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को में चेचक विद्रोहियों से निपटने का जो तरीका अपनाया उसे गैर जिम्मेदाराना तरीका, सैन्य बमबारी और मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ। लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई गई। मतलब जो 15 हिस्सों में टूटा था, जो मैंने आपको अभी 15 कंट्रीज़ बताई, उसके अलावा भी जो दो और थे हिस्से यूएसएसआर के, वो भी अलग देश बनना चाहते थे, वो थे चेचन्या और दागिस्तान। लेकिन इन पे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन पर सैन्य बमबारी करके ये रोक लिया गया। और अभी भी वो यूएसएसआर के हिस्से, वो रूस के हिस्से ही हैं, और रूस को उत्तराधिकारी माना गया। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सीट दी गई, स्थायी सदस्यता दी गई। उसके बाद उज्बेकिस्तान में जो फिल्म का प्रभाव है उसके बारे में बताया गया है, हिंदुस्तानी फिल्म की धूम।